हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम आपके सामने हाजिर है सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट आंसर की लेकर। जितना मैंने पेपर को एनालाइज करा है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, इस साल का पेपर काफी टफ है। अगर मैं लास्ट 5 इयर्स एनालाइज करूं तो उसके हिसाब से टफेस्ट पेपर आया है, वेदर इट इज बॉटनी और जूलॉजी। तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने में मजा जरूर आया होगा, क्योंकि पिछले इतने सालों से हो क्या रहा था, पेपर बहुत इजी आता था और ऐसा लगता था ये तो हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकता है, राइट। पहली बार 5-6 सालों के अंदर जो मैंने देखा है कि आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखी, जो हमारे क्लासरूम में थे, वो पक्का इस क्वेश्चन पेपर को देखकर बड़े खुश हुए होंगे, क्योंकि यहाँ से स्क्रीनिंग हो जाएगी ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्रैमिंग की थी। तो कंपटीशन थोड़ा टफ होगा और जो कट ऑफ होगी वो काफी आपकी हाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 720 ऑन 720 बहुत सारे स्टूडेंट्स के हो, क्योंकि पेपर काफी टफ था। कुछ लकी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और एग्जाम डे में उनका सारा जो पूरा दिन का रूटीन था वो उनका साथ आ गया, तो उनको मिल सकता है 720 ऑन 720। एंड अब मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आंसर की बताई जाए। विदाउट गेटिंग एनी डिले मैं आप लोगों को आंसर की बताती हूँ, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। ये तो किसी ने भी गलत नहीं करा होगा, राइट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज कॉम्प्लेक्स 2। तो इस क्वेश्चन का राइट चॉइस क्या हो जाएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज मतलब कॉम्प्लेक्स 4 की बात हो रही है, और NADH डिहाइड्रोजनेज मतलब कॉम्प्लेक्स 1। ये इजी क्वेश्चन था, इसको मैं नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये, जो मैं इतने सालों से अपने क्लासरूम में बता रही थी और कभी नहीं पूछा जा रहा था, इस बार ही आ गया है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी हमने एक्स्ट्रा मार्क्स पर बहुत बार करा है। ये कहाँ है? ये हमारे यूनिट 3 के इंट्रोडक्शन वाले एरिया में ये क्वेश्चन मेंशन है। तो कहां से क्वेश्चंस बना दिए इस बार? Which one of the following statements refers to reductionist biology? तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में कौन सी अप्रोच आएगी? फिजिको केमिकल अप्रोच। अगर आप लोगों को लग रहा है ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, तो लेट मी टेल यू दिस, ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में है, यूनिट 3 के इंट्रोडक्शन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां पर साइंटिस्ट इंट्रोडक्शन होता है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर से जस्ट पहले फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये मैं कह सकती हूँ कि ये भी आपके कट ऑफ को इधर उधर करने वाला क्वेश्चन है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी में सिर्फ चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो आगे और पीछे की स्टोरी नहीं पढ़ते। सो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, चांसेस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देखो स्टेटमेंट पे कितने भारी भरकम क्वेश्चन आए। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? स्टेटमेंट आती थी मुश्किल से 1.5 लाइन की, आप देखो पूरा पैरा है स्टेटमेंट में, और पैरा क्या, एक एक स्टेटमेंट के अंदर इतने सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। लेट मी रीड दिस फॉर यू। In the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life processes. बिल्कुल सही है, essential life processes carry out होती है RNA world में। RNA acts as a genetic material, ये भी ठीक है, and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living system. बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। Being reactive, RNA is stable। क्योंकि RNA रिएक्टिव है तभी तो वो एंजाइम की तरह काम कर पा रहा है, राइट। तो RNA इज अनस्टेबल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आप देखो, एक स्टेटमेंट थोड़ी ना लिखा है स्टेटमेंट 1, 3 स्टेटमेंट दे दिए, इसलिए मैं कह रही हूँ पेपर का लेवल पिछले साल से काफी अच्छा है, पिछले साल के बहुत सालों से काफी अच्छा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA evolved from RNA and is more stable genetic material. Yes, DNA is better genetic material. Its double helical strands being complementary resist changes by evolving repair mechanism. इसमें डबल स्ट्रैंडेड है, राइट। और क्या है कि वो चेंजेस को भी रेजिस्ट करती है, और आपको पता है कि डीएनए के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म भी है। ऑल्दो रिपेयर मैकेनिज्म हम अपने कोर्स में पढ़ाते नहीं है, बट हम सबको पता है कि उसमें रिपेयर मैकेनिज्म भी है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका राइट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। होपफुली सबने अटेम्प्ट किया होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, बट क्योंकि ये बहुत बल्कि था और पेपर में जो एग्जाम टेम्परामेंट होता है ना, वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं होता। और जब जिस स्टूडेंट ने पैनिक वाला जो स्टोरी मैंने आपको बताया था वो अप्लाई नहीं करा होगा खुद पे, उसके साथ क्या रहा होगा? उसके साथ यही रहा होगा, इतना बड़ा वॉल्यूम देखकर सोचा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एपीफाइट्स, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना फ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो वही वाला है, ये फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन है। एपीफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो एपीफाइट्स क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नेगेटिव रिमार्क दे रहे हैं मैंगो को? नहीं, तो मैंगो से लेकिन उनको कुछ पॉजिटिव हेल्प हो रही है, राइट? जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। तो ये जो इंटरैक्शन है इसमें एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक का फायदा हो जाता है। जीरो एंड प्लस वाला इंटरैक्शन ये बच्चों ने सही करा होगा, इस क्वेश्चन के अराउंड आपको कट ऑफ में बहुत डिविएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं वैसे तो इजी की कैटेगरी में रखूंगी, अगेन यहाँ पर वॉल्यूम का गेम है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए बच्चा जब इस क्वेश्चन को रीड करेगा तो सिली एरर करेगा। वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है तो बच्चा सिली एरर्स करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, करेक्ट, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s, करेक्ट। ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, ये भी ठीक है, हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती है। एंड द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s एंड 70s आर 50s एंड 30s, एक्यूरेट। अब एग्जामिनर को लगा होगा सब तो मैंने लिख दिया, अब कुछ तो 2 स्टेटमेंट गलत देनी है, तो उसने नीचे की दोनों स्टेटमेंट गलत दे दी। अब क्या दी है? द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 20s। बेटा 20s तो कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, राइट? इसलिए मैं कह रही हूँ वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो बच्चे वॉल्यूम देखकर पैनिक करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 20s ये हट जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर 80s और 60s एंड 30s ये दिया है, एंड 70s का 50s एंड 30s। तो 30s थोड़ी ना होता है, उसके अंदर 40s होता है, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। A, B एंड C आर ट्रू। अब आप इसको चूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1। पेपर अटेम्प्ट करके कितने बच्चों को मजा आया ये बताना, कितने बच्चों को लगा कि यार वर्थ है एग्जाम देना? कई बार इतना इजी पेपर आ जाता है ना तो ऐसा लगता है यार 1 साल की 2 साल की इतनी मेहनत लगाई और पेपर में क्या आया है, ये तो सबने कर दिया होगा। हाउ वुड आई स्टैंड सेपरेट फ्रॉम अदर्स? तो ये पेपर वैसा था, आपको बाकी लोगों से आउटशाइन कराने में हेल्प करेगा। जूलॉजी का सेक्शन तो सीरियसली बहुत ज्यादा एनालिटिकल है, बॉटनी भी एनालिटिकल है, बट हम पहले बॉटनी डिस्कस कर रहे हैं। अब है which of the following is an example of XC2 conservation? XC2 conservation की बात कर रहे हैं, तो XC2 conservation में क्या नेशनल पार्क आएगा? नहीं, ये तो इन situ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर? जू, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटानिकल गार्डन्स। इसमें हम क्या करते हैं? नेचुरल सेटिंग से जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको लेकर आते हैं और अपनी एक मैन मेड सेटिंग देते हैं ताकि हम उनको कंजर्व कर सके। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सिंस इट इज अ इजी क्वेश्चन तो इसके अराउंड मैं बात ही नहीं करूंगी कट ऑफ की, तो सबने सही कर दिया होगा, क्योंकि ये पहले क्लास 11th में भी आता है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, राइट, और 12th में भी आता है, तो ये तो सबको आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक वॉल्यूमिनस क्वेश्चन मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा गेम किसका है? आपके कॉन्फिडेंस का। जैसे ही वॉल्यूम दिखती है बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से इधर उधर हो जाता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी था। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये तो गलत है ना, वो क्या होता है? ग्रॉस। इसने क्या बोल दिया? नेट। क्योंकि इसने नेट बोल दिया तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई। और पहले वाले में क्या था? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? सोलर एनर्जी तो है प्राइमरी सोर्स, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। अब पहली वाली ठीक है, दूसरी वाली गलत है। अब ऑप्शन में से और चूज करना है। मैंने बोला था ना वॉल्यूम का गेम है, जैसे ही वॉल्यूमिनस क्वेश्चन मुझे स्क्रीन पर दिखता है तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे यहाँ पे भी वॉल्यूम दिख रही है और इधर भी वॉल्यूम दिख रही है, तो वॉल्यूम वाला जो बच्चा पैनिक कर जाएगा उसके लिए हार्ड था, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत आसानी से हम गेस कर सकते हैं कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। इसमें से देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन 3 राइट चॉइस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है हमें, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मैंने जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी वाली एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों को AR वाले क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों के पास बहुत सारा अच्छा स्कोर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ड्यूरिंग द क्लासेस, तो मैंने मॉक टेस्ट के अराउंड, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने AR लास्ट में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि AR में थोड़ा सा
सोचना पड़ता है, और जैसे हमारा दिमाग सोचने पर जाता है ना तो हमें टाइम का ट्रैक भूल जाता है। लेकिन इस वाले पेपर में तो मैं ये कहूंगी कि सारे ही क्वेश्चन सोचने वाले थे एक्सेप्ट अ फ्यू। तो यहाँ पर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये तो सही है। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स को नेक्टर प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है, वो तो विंड एंड वाटर पर डिपेंड करते हैं। विंड एंड वाटर क्या है, एबायोटिक, बायोटिक पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहे। रीजन अब इसका देख लेते हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ये भी ठीक है। क्यों वो बहुत सारे अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनका श्योर नहीं है पॉलिनेशन, वो एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एंड सिंस दे आर डिपेंडिंग ऑन एबायोटिक फैक्टर्स तो उनका पॉलिनेशन ही श्योर नहीं है। जब पॉलिनेशन श्योर नहीं है तो वो बहुत सारे अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। रीजन ठीक है, बट क्या ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? इसका रीजन क्या होना चाहिए था? इसका रीजन होना चाहिए था कि विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स और एनी अदर बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या बायोटिक फैक्टर नॉट ऑर्गेनिज्म। तो इसका रीजन जो है वैसे एज अ स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों ने कर भी दिया होगा, हमारे माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट? तो ईस्ट ने जो हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे कि जिसमें डिस्टिलेशन यूज होता है और जिसमें नहीं होता। तो वाइन और बियर के अंदर नहीं यूज होता, इसने नॉन ही पूछा है हमसे ना, नॉन, ये देखो इसमें नॉन ही पूछा है डिस्टिल्ड, तो इसके हिसाब से हमारे राइट चॉइस क्या हो जाएगी? बियर। ऑप्शन 3 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसके अराउंड किसी ने गलत नहीं किया होगा। किसी से सिली एरर हो गई तो इस वजह से हुई होगी क्योंकि नॉन डिस्टिल्ड लिखा है। मे बी एग्जाम प्रेशर के अंदर उसने डिस्टिल्ड पढ़ लिया होगा और उसको लगा होगा ये तो बोनस में जाएगा, क्योंकि डिस्टिल्ड तो बाकी है। तो अदरवाइज इसमें आपका इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगी मैं इसे। फिर से वॉल्यूम, इस बार पूरा गेम ही वॉल्यूम के अराउंड करा है कि बहुत बल्कि क्वेश्चंस दे देते हैं और बच्चे घूमते रहेंगे। तो बल्कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक, नहीं परसेंट होता है, जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है बेटा? परसेंट, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एंड जी स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी। अब यहाँ पर इसमें जिसमें टाइपिंग में ना बेटा जी के नीचे यहाँ पर क्या लगना था, ये पेपर में आपका ये आया हुआ है ना, ये आया हुआ है। तो ये इंफीरियर ओवरी के लिए स्टैंड करता है, नहीं ये तो सुपीरियर के लिए करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अब मैं स्टेटमेंट 2 की बात कर लेती हूँ। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, प्लस एक्टिनोमॉर्फिक के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। एंड जी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी, यहाँ पे नीचे बार है तो जी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी, ये भी ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट हो गई, जबकि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि वहां परसेंट आना चाहिए था और वहां सुपीरियर ओवरी आना चाहिए था। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? इनकरेक्ट एंड करेक्ट। तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मुझे बड़ा दुख होता है कि पूरा सॉल्व किया, पूरी नॉलेज थी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, है ना। तो एग्जीक्यूशन का वही है बेटा, पैनिक नहीं करना होता। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आ जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन 4 राइट चॉइस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, अगेन माइक्रोब्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला था कि जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है बेटा वो फ्री मार्क्स देकर जाता है, उसमें कुछ नहीं है, उसका एक फ्लो चार्ट बना के उसे पढ़ लो, बहुत इजीली मार्क्स आ जाता है। इजी सा क्वेश्चन था। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ऑप्शन 4 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, सबने सही कर दिया होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला काम भी तो नहीं करा। आप ये देखो कहाँ काम किया उन्होंने कंफ्यूजन वाला, उन्होंने तो बिल्कुल एकदम सीधे सीधे ऑप्शंस दिए हैं। आप कंफ्यूज करते थे कोलेस्ट्रॉल के साथ, कोलेस्ट्रॉल दिया ही नहीं। जब कंफ्यूजन वाले ऑप्शन नहीं दिए तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा हमारा? इजी और एक फ्री मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? कौन से क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा जीन होती है? बेटा ये क्रोमोसोम 1 लिखा हुआ है, क्रोमोसोम 1, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। क्रोमोसोम 1 के अंदर सबसे ज्यादा जीन होती है। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये इंफॉर्मेशंस दी हैं बहुत अच्छे से, और हमने थ्रू आउट ईयर एनसीईआरटी रिवाइज करते करते इसको बहुत बार याद भी किया है, हमने टेस्ट में भी अच्छे से करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following phytohormones promote nutrient mobilization? मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा, मैं आपको बताती थी ना, रिचमोंड लैंग इफेक्ट
और आप लोग बोलते थे मैम एनसीईआरटी में नहीं दिया, प्लीज मत पढ़ाओ। आज रियलाइज हो रहा है टीचर जो पढ़ाता है वो आ जाता है, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बताया है बट रिचमोंड लैंग इफेक्ट करके नहीं बताया। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि जो सेनिसेंट पार्ट होते हैं तो उनके लिए सेनिसेंस को डिले करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन करता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है जिसको हम बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट। तो ऑप्शन 4 राइट चॉइस हो जाएगी बेटा इस क्वेश्चन की। अब बीच में मैं एक मिनट का आपका पॉज ले रही हूँ, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी एंग्शियस कि मैम बताओ जल्दी जल्दी आंसर की बताओ, बट मैं 1 मिनट का पॉज लूंगी। जिन बच्चों के अभी तक कोई भी एक आध क्वेश्चन गलत हो गए कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम जो था वो हमने लिख दिया है, अब उसका रिजल्ट आना बाकी है, कट ऑफ आनी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। प्लीज पैनिक मत होना, अभी भी पैनिक मत होना, सैड मूड मत रखो। आपने जितना आप कर सकते थे आपने ऑलरेडी किया, जितना डेस्टिनी साथ दे सकती थी वो दे चुकी है। अब अपना मूड ऑफ करना नहीं है, अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो ठीक है, इत्मीनान से आंसर की मैच करो एंड वेट फॉर द प्रोसेस, यू नेवर नो कि क्या अनफोल्ड होना है। ठीक है, लेट्स मूव। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है पेपर की जान है, मैं ये कह सकती हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। बेटा टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज है दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट से बाद में वो प्रोथैलस गेमेटोफाइट बनता है। तो यहाँ पर देख लो, एक बार स्टेजेस पढ़ लेते हैं। प्रोथैलस स्टेज दे दी बेटा, देन मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स दे दिया, फर्टिलाइजेशन दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथीरिडिया एंड गेमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड टू आर्किगोनिया, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा कि स्पोर की जो स्टेज है वो पहले आएगी, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। तो मियोसिस एंड स्पोर मदर सेल्स पहले आ जाएगा कि स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट के अंदर जो भी स्पोर मदर सेल्स थी उनके अंदर क्या बनेगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होकर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जाते हैं जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या बनाएंगे, प्रोथैलस स्टेज। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में तो आपको ये देखने को मिलती है प्रोथैलस स्टेज, है ना, हेट्रोस्पोरस में नहीं दिखती। तो अब बी के बाद ए आ जाना चाहिए। मेरा आधा गेम तो सॉल्व हो चुका है, नीचे देखो बी और ए, है ना। तो पहले बी हो गया, उसके बाद में ए हो गया, इतना तो सबको आ गया होगा। अब ये प्रोथैलस है क्या, ये है तो गैमेटोफाइट ही, ये बन गया तो उसके अंदर अब क्या बनेंगे, गैमीट बनाने वाले ऑर्गन बनेंगे। तो गैमीट बनाने वाले ऑर्गन क्या है, आर्किगोनिया एंड एंथीरिडिया, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथीरिडिया। तो इसका थर्ड क्या आ जाएगा बेटा, डी, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथीरिडिया, ये आपका डी हो गया। अब ये जो इसके अब ऑर्गन तो बन गए, ऑर्गन का काम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस करा दो, तो गैमेटोजेनेसिस इसका स्टेज लिखा नहीं, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद क्या होगा, ट्रांसफरिंग, है ना। तो जो गैमीट्स बन गए वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, एंथीरोजोइड जाएंगे आर्किगोनिया के पास यूजिंग वाटर। तो ये आपका ई आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जब ये गैमीट्स चले गए एक दूसरे के पास, मतलब बेसिकली एंथीरोजोइड चला गया एग सेल के पास, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। BADEC आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन को देखकर मैंने एक सिंपल सी, मेरे को एक स्टूडेंट का याद आ गया था कि वो कह रहा था कि मैम प्लांट किंगडम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, सीधे सीधे जैसा एनसीईआरटी ने लिखा रटना है। क्या आप सॉल्व कर पाते इस क्वेश्चन को अगर रटा होता, नहीं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अगर किसी ने प्लांट किंगडम पढ़ा है, स्टेजेस पढ़ी है, वही इसको सॉल्व कर पाएगा। और यहाँ पर ये भी अटेंशन पे करना था कि ये टेरिडोफाइट है कि ब्रायोफाइट है, क्योंकि टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट थोड़ा सा सिमिलर है। बेटा ये कट ऑफ को हिलाने वाला क्वेश्चन था आपका। एक तो इसने टाइम ज्यादा लिया, दूसरा बच्चा पैनिक हुआ होगा, तीसरा उसने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई गारंटी नहीं है ना, हर स्टूडेंट का वो अप्रोच नहीं होता। ये आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा, जिसका ये सही है ना, आप उस पॉजिटिव एज में आ गए हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे मीडियम कैटेगरी में डालूंगी क्योंकि इसका आंसर बहुत ऑब्वियस था। ऑब्वियस क्यों था, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्ले नहीं हो रखा, सिर्फ ए ओनली, डी ओनली, बी ओनली, ई ओनली, तो रीथिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना के दे देती 2-4 के, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी। तो इसमें आंसर बताइए आपको, एजोटोबैक्टर, एनाबीना, नोस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, ये तो सारे नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, है ना। कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक है, सारे फिक्स कर सकते हैं। अब वॉल्वॉक्स जो है, कोलोनियल एल्गा जो हम पढ़ते हैं ग्रीन में, ग्रीन एल्गी के अंदर, तो वो नहीं कर पाती, तो डी ओनली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिन भी बच्चों को आप जानते हो जो वेट कर रहे हैं आंसर की का, यू मे शेयर द लिंक।
हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे एंड आई गारंटी यू कि आपका सबसे एक्यूरेट आंसर की होगा, सबसे एक्यूरेट होगा, सबसे फास्ट और सबसे एक्यूरेट है। हम लोगों के पास हार्ड कॉपी है एक्चुअल पेपर की। तो ठीक है, आप लोग जिनको भी जानते हो प्लीज शेयर दिस लिंक सो दैट मैक्सिमम बच्चे के पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, कोई गलत आंसर की देखकर पैनिक नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वॉल्यूम, मैंने आपको बताया यहाँ वॉल्यूम का गेम है सारा, वॉल्यूम दिख रही है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विद एमआरएनए। कहीं पॉसिबिलिटी है एमआरएनए को ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाना है या पॉलीपेप्टाइड बनाना है, ट्रांसफर आरएनए उससे इंटरैक्ट नहीं करेगा, या राइबोसोम का राइबोसोमल आरएनए इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना इसकी। तो बेटा ये पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो गई। दूसरी आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज स्टेटमेंट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से दी गई है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट एंड करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन 4 राइट चॉइस है। अगेन ये भी मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, मतलब इतना स्टेटमेंट में इतना इनकरेक्टनेस है कि बच्चे ने देखते ही इसे गलत कर दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोकोट स्टेम, फाइनली एनाटॉमी से क्वेश्चन आ गया, बहुत बार रिवाइज कराई थी क्लास में और आपको एक क्वेश्चन देखने को भी मिल गया और क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में है जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस किया था। आई वुड नॉट से एग्जैक्ट क्वेश्चन है बट क्लास में इसी फॉर्मेट में हमने प्रैक्टिस करा था, तो वही फॉर्मेट है कि हमने अलग अलग ऑर्गन्स जो अलग अलग पार्ट्स है मोनोकोट स्टेम के अंदर उसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स लिखी है। तो पहली स्टेटमेंट है हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमेटस। तो मैं आपको हमेशा क्या बताती थी, बेचारे मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ तो होनी नहीं है तो उसकी हाइपोडर्मिस तो चलो स्क्लेरेनकाइमेटस कर देते हैं ना, बताती थी ना इसको याद करने के लिए। वही पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, पैरेन्काइमेटस लिखा है। दूसरी में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, बिल्कुल सही, इसमें तो यूस्टील नहीं मिलती, इसमें तो एटेक्टोस्टील होती है, स्कैटर्ड होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बोला, क्योंकि वो तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा ही नहीं, एंड क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहा तो वो क्या है, क्लोज्ड है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये भी सही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो आपसे पूछा था नॉट करेक्ट, मैंने आपको बोला था ना बेटा नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इन सब पर बहुत अटेंशन रखनी है और ये अटेंशन का देखो आज फल भी मिल रहा है, हालांकि उन्होंने हाईलाइट कर रखा है। बट क्या होता है ना पेपर में इतना सारा एग्जाम प्रेशर वर्क कर रहा होता है कि एंड स्पेसिफिकली जब एकदम इजी पैटर्न से निकलकर एग्जाम बॉडी टफ पैटर्न में चली जाती है तो बच्चों के लिए सरप्राइज है। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया एनटीए ने कि वो इजी पैटर्न से निकलकर एकदम टफ पैटर्न में चले गए। तो हाइपोडर्मिस का आंसर क्या आना चाहिए था, पैरेन्काइमेटस की जगह स्क्लेरेनकाइमेटस। तो नॉट करेक्ट में आपका ऑप्शन 1 राइट चॉइस हो जाएगा इसका, दिस इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देख लेते हैं ब्रायोफाइट। अब देखो एग्जामिनर को प्लांट किंगडम बहुत प्यारा था, कैसे पता लग रहा है, प्लांट किंगडम के क्वेश्चन पूछे और बैक टू बैक पूछे। ब्रायोफाइट पहला टॉपिक मतलब एल्गी के बाद, देन टेरिडोफाइट, तो ब्रायोफाइट के भी क्वेश्चंस डाले, टेरिडोफाइट के भी क्वेश्चंस डाले, एंड दोनों क्वेश्चंस एकदम एनालिटिकल पैटर्न पे। अगर किसी ने लाइफ साइकिल के रट्टे नहीं मारे वही उसको आंसर कर सकता। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आपका कट ऑफ हिलाने वाला क्वेश्चन था, ये जिसने सही कर दिया वो भी पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे बेटा। पहले याद करो कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गेमिटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है, ये याद रखना है आपको कि ये गेमिटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है। तो अब पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। गेमिटोफाइट है, ये तो सबको पता है ना, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजोइड विद एग, एक तो ये है, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड रिलीज ऑफ एंथेरोजोइड्स इन द वाटर। तो सबसे पहले तो ये याद रख लो कि क्योंकि गैमेटोफाइट उसकी पहली है तो ये जो स्टेटमेंट है मतलब उसकी जो डोमिनेंट बॉडी है, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ये वाली जो स्टेटमेंट है बेटा ये पहले आएगी, तो बी आपका सबसे पहले होगा। ठीक है, यहाँ डी पहले दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट तो कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंडेंट होता है ना किस पर, गैमेटोफाइट पर। तो जहां पर भी बेटा डी पहले दे रखा है उसको तो हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। क्लियर। अब बी के बाद क्या आना चाहिए, जो गैमेटोफाइट बन गया उसके अंदर सेक्स ऑर्गन बने होंगे, आर्किगोनियन एंथेरोजोइड, और आर्किगोनियन और एंथेरोजोइड के अंदर क्या बन रहा होगा, गैमीट्स बन रहे होंगे, एंथेरोजोइड्स, एंथेरिडियम और आर्किगोनिया, सॉरी एंथेरिडियम एंड आर्किगोनिया, और एंथेरिडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स बन रहे होंगे, आर्किगोनिया के अंदर एग सेल बन रहा होगा, और जो ये बन चुके हैं उसके बाद एंथेरोजोइड को कहां पहुंचना है, एग सेल के पास, तो रिलीज ऑफ एंथेरोजोइड इनटू वाटर, तो बी के बाद आएगा ई। ठीक है, एंड जब वो रिलीज हो गए उसके बाद कहा, जब पहुंच गया तो फ्यूजन करा देंगे, लो भाई फ्यूजन करा देते हैं, BEA मिला दिया दोनों को,
फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। पहले स्पोरोफाइट बना लेते हैं तभी तो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे, तो स्पोरोफाइट बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट करो, स्पोरोफाइट बन गया, उसके अंदर स्पोर मदर सेल है और स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? रिडक्शन वाला डिवीजन, मतलब मियोसिस हो रहा है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा बीईएडीसी, बीईएडीसी ये आंसर आ जाएगा। दोबारा से देख लो, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम बिकॉज दिस इज द मेन प्लांट बॉडी एंड उसके बाद उसके अंदर जो भी सेक्स ऑर्गन्स रहे हैं उन्होंने गैमीट प्रोड्यूस करे होंगे। ये गैमीट्स कहाँ जा रहे हैं? वाटर में जा रहे हैं, गैमीट फ्यूज करेंगे, गैमीट में बेसिकली मेल गैमीट वाटर में जा रहा है, एक सेल तक पहुंचने के लिए फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना मतलब डी हुआ, और स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स है उसमें होगा रिडक्शन डिवीजन और उससे क्या बनेंगे? स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। तो बेटा इसका आंसर आ गया बीईएडीसी मतलब ऑप्शन 3। कितने बच्चों ने ऑप्शन 3 करा? कितने बच्चों ने? अब क्योंकि ये कट ऑफ डिसाइड करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये कट ऑफ डिसाइड करने वाला क्वेश्चन था, तो आई वुड सजेस्ट यू कि मतलब अगर ये क्वेश्चन, मतलब सजेस्ट तो क्या ही, अब तो पेपर हो चुका है हमारा, अगर ये क्वेश्चन आपका सही है और मे भी कहीं और आपने छोटी मोटी सिली एरर करी है तो अभी भी आप उदास मत होइए, पेपर आपके हाथ में है, कट ऑफ डाउन जा सकती है। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत करा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसे छोड़ भी दिए होंगे क्योंकि ये नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेगा अगर आपने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव नहीं पढ़ा है तो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें सी प्ले किया ना हमने, आप लोगों को बताया था 3 सी के अराउंड प्ले करना है, कामनेस, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस। यहाँ पे भी उन्होंने सी के अराउंड प्ले किया है, जैसे सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टी एंड सेल मेम्ब्रेन। इजी है, बच्चों ने कर दिया होगा, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। सेंट्रोमियर जो होता है वो बेटा सेल डिवीजन के काम आएगा। अब आप कहोगे मैम कैसे काम आ रहा है सेल डिवीजन के? सेंट्रोमियर नहीं होता तो काइनेटोकोर कहाँ जाता? काइनेटोकोर अगर नहीं होता तो कैसे स्पिंडल फाइबर पर अटैचमेंट होती, और स्पिंडल फाइबर पर अटैचमेंट नहीं होती तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता। ठीक है। सीलियम ये सेल को मूव कराने का काम करेगा, मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलियम है वो मूव कर रहा है इसकी हेल्प से। क्रिस्टी, क्रिस्टी किसके अंदर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल। देन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। इजी क्वेश्चन था, बस मैं एग्जामिनर का माइंडसेट देख रही हूँ कि उसने सारे सी यूज करे यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो कंफ्यूज करना चाहता था आप लोगों को, बट इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं। तो इसमें राइट चॉइस क्या आ जाएगी बेटा? 2 3 1 4। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कितनी बार एनसीईआरटी में हाईलाइट करा है, आप लोग कंप्लेन करते रहते थे मैम ये कभी आएगा नहीं पेपर में, आप बार बार बोलते रहते हो। देखो आ गया पेपर में, एनसीईआरटी का डिटेल है, एकदम फैक्चुअल चीज है। क्लोरोफिल ए जो क्रोमैटोग्राफी वाला था उसमें क्लोरोफिल ए का कलर क्या होगा बेटा? ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, जेंथोफिल का येलो। ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट एक कंफ्यूजन की बच्चे कई बार क्लोरोफिल ए और बी के कलर को मिक्स जरूर कर देते हैं, बट आई डोंट थिंक की सीरियस कैंडिडेट्स ने एरर करी होगी। ये इजी क्वेश्चन, आई वुड रेकमेंड, आई वुड से कि ये इसके साथ मैं टैग जो लगाऊंगी वो इजी क्वेश्चन का होगा, इसमें मीडियम और डिफिकल्ट का टैग मैं नहीं लगाऊंगी। तो हमारे पास राइट चॉइस हो जाएगी ऑप्शन 3। स्टेटमेंट ए को 3 से मैच कर दीजिए, ए को 3 से मैच कर दिया, देन बी को 1 से कर दीजिए, बी को 1 से कर दिया, सी को 2 से कर दीजिए एंड डी को येलो टू येलो ऑरेंज 4 से। ऑप्शन 2 राइट चॉइस हो गई। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड। ये ना जब हम पढ़ते थे ना, जब एआईपीएमटी का जमाना था तब ये हर साल पूछा जाता था। अब जब से नीट का जमाना है तो कभी कभी पूछ लिया गया, फिर भूल गया एग्जामिनर इस क्वेश्चन को फिर से दे दिया इसे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए जरूरी होते हैं, एकदम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वैसे आपके एनसीईआरटी में भी है ये डिटेल। तो कौन सी लेयर है जो कि प्रोटीन रिच होती है और सेपरेट करती है वाक्य को? दैट इज अल्यूरोन लेयर। इसकी प्लोइडी क्या है? 3n। अब आदत नहीं छूटती ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने की, क्लासेस में हम बताते हैं, अब आपको जरूरत नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक बल्कि सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ठीक है, ये 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड है, क्यों है? द एग अपैरेटस हैज, एग अपैरेटस यहाँ पर अगर वो दे देते ना सेंट्रल सेल तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता, तब बच्चे सोचते रीजन है कि नहीं है कि नहीं। अब इसने एग अपैरेटस लिख दिया, एग अपैरेटस के अंदर क्या है? एक एग सेल है, 2 साइनर्जिड है, तो ये तो गेम यही ओवर हो गया। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स,
तो ऑप्शन 3 आपका राइट चॉइस है इसमें। ये तो सबने सही किया होगा। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है दिखने में। देखो इस बार क्या हो गया है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन एआर की फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखते थे, ऐसे तो है एआर, कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पर आपको बहुत सोचना भी पड़ा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन जहां असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो उसको आप जल्दी से स्किप कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, मतलब आंसर करके फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। याद आ गया कहां से बात कर रही हूँ? यस, इट इज मीजोसोम। कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी। क्रोमैटोफोर से तो कंफ्यूज नहीं हो गए हो? गलत तो नहीं करके आए? इसको अगर गलत करके आए हो तो फिर गलत बात है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर भी अगेन वॉल्यूम, अगेन एनालिसिस एंड अगेन ये आपका कट ऑफ डिसाइडिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें लगा होगा टाइम, उतना पेशेंस बहुत कम बच्चों ने दिखाया होगा। तो इसको देख लेते हैं क्या है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन अ यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। नो, स्प्लाइसिंग कहाँ होती है? स्प्लाइसिंग तो न्यूक्लियस के अंदर होती है ना, और जब स्प्लाइसिंग होने के बाद ही वो काबिल होता है साइटोप्लाज्म में जाने के। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। इसने पूछा है ट्रू स्टेटमेंट्स पूछी है बेसिकली, तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं ये क्वेश्चन एक बार आपको एक्चुअल हार्ड कॉपी से देखकर बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है। वी आर डूइंग इट वेरी फास्ट। अभी मैं आपको हार्ड कॉपी से देख के बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस थे आपके हार्ड कॉपी में आपको विजिबल है, मेरी हार्ड कॉपी में मुझे विजिबल है, मैं देख लेती हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, ठीक है, ये गलत हो गया। देन रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन्स, इंट्रोन्स को हटा रहे हैं और एक्सोन्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स। यस, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, तो ये स्प्लाइसिंग की बात है। देन एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए। एक्चुअली जो ग्वेनोसिन ऐड होता है, मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन होता है, तो हम इसको सही मान सकते हैं कि मिथाइल तो है ही ना ग्वेनोसिन के साथ। देन एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यूज एट 3 प्राइम एंड ऑफ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ये भी ठीक है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएस, भाई हम 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तो बनने ही नहीं दे रहे। जब हम बनने ही नहीं दे रहे तो ये सही थोड़ी ना होगा, ये तो क्या हो जाएगा बेटा? ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस देखो, आपके जो पेपर में एक्चुअल ऑप्शंस है ए बी सी सही है, ए तो गलत है, हटा देते हैं। बी सी डी सही है, यस बी सी डी सही है, बी सी ई नहीं, सी डी ई नहीं, तो आपके ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड फॉलोइंग इट इस वाले कोड के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। या थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा, माफ कीजिएगा हमें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। बेटा पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब क्या है? मल्टीपल जीन्स इकट्ठे होकर एक ट्रेट के पीछे पड़ गई हैं, जैसे कि हमारी हाइट, जैसे कि हमारा स्किन कलर, तो ये क्या है? पॉलीजेनिक है। तो क्या इसमें आपको डिस्क्रीट फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं? आपने कभी देखा है कि पूरे वर्ल्ड में एक फेयर और एक डार्क है, बस ये 2 ही कॉम्प्लेक्शन चल रहे हैं? ऐसा तो है नहीं ना। फेयर के भी हमारे पास शेड्स होते हैं और डार्क के भी शेड्स होते हैं, तो मतलब क्या है? हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है फिनोटाइप में। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स तो नहीं हो सकते, मेंडेलियन वाले तो एकदम आपको डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन देते थे ना, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ऑप्शन 2 बहुत इजी है, आई डोंट थिंक कि किसी ने गलत किया होगा। किसी ने पॉलीजेनिक ना पढ़ा हो तो गलत कर दिया हो तो अलग बात है, अदरवाइज दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन वो था जो कि आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन सही करा है तो मेरे ख्याल से आपकी जो चांसेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अब इसने बोला है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अरेंज करना है। क्या है विटेकर, क्या बोलते हैं? पहले आए प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट आए, देन फंगी आई, देन कौन आए? देन अब यहाँ कंफ्यूजन है, बच्चे सोच रहे हो कि प्लांट ही लिखे कि एनिमल्स। एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी? प्लांट ही से। और अगर प्लांट की बॉडी देखेंगे तो क्या नर्वस सिस्टम है? कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना उतनी जितनी एनिमल्स के अंदर है। तो एनिमल्स कब आए? पहले प्लांट आई फिर एनिमल्स आए। तो बहुत इजी है, पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पहचान लेते हैं। मल्टी सेल्यूलर हेटेरोट्रॉफ्स सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। बेटा ये क्या है? दिस इज फंगी। हेटेरोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी बात कर रहे हैं एनिमल्स। ऑल ऑफ अस आर एनिमल्स, राइट, बट वी आर डिसेंट वंस। देन प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये तो बेसिकली मोनेरा की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? हैंडराइटिंग के लिए माफ कीजिएगा,
थोड़ा सा जल्दी हमें एक्सप्लेन करना है आपको। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ बोल दिया बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांटी। देन यूकैरियोट्स विद सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आपके सही ऑर्डर देख लो, सबसे पहले आपका सी आ जाएगा, सी मोनेरा आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी, प्रोटिस्टा आएगा, सी के बाद ई आना चाहिए, सी हो गया बेटा, ई हो गया। देन उसके बाद आपका फंगी आना चाहिए, ए आ जाएगा। देन आपका उसके बाद आना चाहिए प्लांटी, प्लांट्स पहले आए, एंड देन आपके आए एनिमल्स, एनिमल्स इज बी। तो सी ई ए डी बी, आंसर इज 2। अगेन कट ऑफ डिसाइड करने वाला क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। अगर वो डायरेक्टली ये पूछता ना कि प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी ये वाला डिकोड करके दे देता, तब तो मैं इसे इजी क्वेश्चन बोल देती। उसने हर इसकी ग्रुप की, हर किंगडम की आपको एक ट्रेट दी है, क्योंकि उसने ट्रेट दिए तो पहले आपको इस वाले स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और लास्ट में बच्चे अटक गए होंगे प्लांटी पहले आया, एनिमल पहले आया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये दो ऑप्शंस इसी पे प्ले कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे टफ क्वेश्चन कहूंगी, क्योंकि उसने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 2 और 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, कौन है, किसका इंट्रोडक्शन दिया है भाई। इस बार उन्होंने इंट्रोडक्शन को नहीं छोड़ा, बहुत सीरियसली लिया है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी की एनालिसिस को बहुत सीरियसली लिया है। कौन है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है, लेकिन इसने अलग अलग डोमेन से इंफॉर्मेशन पूछे। देखो कैसे दिन आ गए हैं, पहले पिछले साल हम इस क्वेश्चन को टफ टैग कर रहे थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, नॉट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, ये सेम थोड़ी ना है। अब हमारे पास पेपर का लेवल इतना अच्छा हो गया है कि हम इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि ये इजी लग रहा है देखने में, ये मीडियम लग रहा है, टफ तो नहीं कहेंगे। पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम टफ बोल रहे थे, एनडीए ने ऐसे भी दिन दिखाए हैं बायोलॉजी वालों को कि ऐसे क्वेश्चंस को हम टफ बोल रहे थे। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस की बात हो रही है। ये क्या, हर्शे एंड चेस के अंदर क्या है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन की थी, बायोकेमिकल एनालिसिस हो चुका था, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कंफर्मेशन हो गई थी। यूक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जब बात करेंगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ की, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट में ऑर्गेनिज्म यूज हुआ था, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेटेरोक्रोमैटिन, इट इज डेंसली पैक्ड। इजी क्वेश्चन, मतलब नॉट इजी, मीडियम बोल सकते हैं हम इसको। तो आपके पास यहाँ मैचिंग के लिए आ जाएगा, ए को 2 से मैच कर दो बच्चों, ए को 2 से कर देते, पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि और तो किसी में है नहीं, बट बाकी एक बार मैच करके सारे देख लेते हैं। यूक्रोमैटिन बी को, सॉरी, ए विल बी मैच्ड विद 4, सॉरी, ए विल बी मैच्ड विद 4, ये आ गया। Euchromatin will be matched with 2. B will be matched with 2. Here B is 2. C will be matched with 1 and D will be matched with 3. D will be matched with 3. Heterochromatin. There is some numbering mistake here. Just a minute. मैं इसे अपने पेपर से सॉल्व कर देती हूँ। अगेन टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 134 विदाउट टेकिंग मच टाइम। ठीक है, A will be matched with Alfred Hershey as a genetic material confirmation. A will be matched with 4, B will be matched with 3 and C will be matched with 1 and D will be matched with 2. तो ऑप्शन 3 आपका राइट चॉइस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर नंबरिंग में आगे पीछे हुआ है, इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस डीएनए कंफर्मेशन, यूक्रोमैटिन लूजली, फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस, हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली। ठीक है, एंड फॉलोइंग दिस आपका ऑप्शन 3 राइट चॉइस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वॉल्यूम में फिर से कंफ्यूजन होगा। और ये क्वेश्चन जो था ना, ये मैं कह सकती हूँ कि ये थोड़ा सा टफ वाला एआर था। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बच्चे ना इसको रीजन बताने पर सोच रहे होंगे कि शायद दिस इज द राइट रीजन। अब देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell। ठीक है, सही है। Vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the space of the Golgi apparatus and they are modified and released from the transpace of the Golgi apparatus। ये भी ठीक है। अब देखो, इसका प्राइमरी फंक्शन ये है, इसका रीजन क्या होना चाहिए कि इसका प्राइमरी फंक्शन ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वो वाले एंजाइम्स होते हैं जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये रीजन होना चाहिए ना कि Golgi कंटेंस। अब देखो, किसी चीज का मैंने प्राइमरी फंक्शन बताया और मैंने बोला कि द प्राइमरी फंक्शन इज दिस because it contains those enzymes, it contains those features, right? ये होना चाहिए enzyme reason।
ये थोड़ी ना रीजन होगा कि वेसिकल्स कंटेनिंग फ्यूज कर रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज द प्राइमरी फंक्शन, नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, मैं रीजन को असर्शन कर दूं, असर्शन को रीजन कर दूं कि वेसिकल फ्यूज करती हैं क्योंकि ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, तब ये सही जाएगा। तो यहाँ पर मेरे मुताबिक जो आंसर होना चाहिए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ठीक है कि प्राइमरी फंक्शन है, एंड सिंस इट इज having those enzymes which can modify, that's why it is the primary function, ठीक है। तो ये अगेन मेरे को लगता है यहाँ पर एनटीए थोड़ा सा असर्शन और रीजन में एनटीए का थोड़ा सा जो आंसर किया था वो हमेशा लॉजिकल हो, जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर नजरें बनी रहेंगी कि एनटीए से रीजन मानता है कि नहीं मानता। मेरे हिसाब से ये रीजन नहीं है, रीजन होना चाहिए गोल्गी बॉडीज के अंदर होने वाले एंजाइम्स, दैट्स व्हाई इट इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर आउटसाइड द सेल भी लिखा हुआ है, तो पूरी तरीके से तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी कि एनटीएस का क्या आंसर देता है। फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट कि असर्शन एंड रीजन सही है, एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, बट मैं इसे मॉडरेट में डालूंगी क्योंकि बच्चे एपीब्लास्ट और स्क्यूटेलम में कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने ड्यूरिंग माय टीचिंग मैंने कंफ्यूज होते देखा है, तो मैं इसे मीडियम में डालूंगी। एंड दूसरा यहाँ पर ग्राउंड नट दिया हुआ है ना, तो भी थोड़ा सा एग्जाम्पल आ गया है, थोड़ा बच्चे एग्जाम्पल से फेयरफुल होता है, मैं इसे मीडियम में डालूंगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। स्क्यूटेलम एंड एपीब्लास्ट, पेरिस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस, ये ना पेरिस्पर्म क्या है, पर्सिस्टेंट न्यूसेलस। एपीब्लास्ट क्या है, दिस इज रुडिमेंट्री कॉटिलेडॉन। अगर आप एनसीईआरटी में बेटा इसका लेबलिंग देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये। नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस पे बाद में आऊंगी, स्क्यूटेलम पर आ जाती हूँ। स्क्यूटेलम कॉटिलेडॉन ऑफ मोनोकोट सीड, ठीक है। अब नॉन एल्ब्यूमिनस में एक छोटा सा निमोनिक हमेशा बताया है बेटा, मी याद रखो, most of the monocots are endospermous, monocots are endospermous and dicots are non endospermous। groundnut क्या है, dicot है, तो क्या होगी, non endospermous। what is the other name for non endospermous, non albuminous। बहुत इजी हो गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए को मैच कर दो 2 से, बी को मैच कर दो 3 से, सी को मैच कर दो 4 से, और डी को मैच कर दो 1 से। ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हमारे दूसरे सीनियर फैकल्टी मेघा कुलश्रेष्ठ मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी। तो मैं अभी यहाँ पर आपको इतने आंसर्स के साथ छोड़ती हूँ। आपके कुछ भी कंफ्यूजन है ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज पोस्ट योर कमेंट, आई एम अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Hello everyone, a very warm welcome all of you to Extra Marks. So myself Megha Kulshresth, I am a botany educator over here. So students, I want the answer from you कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कैसा लगा। Yes, write it in chat box. So exactly इस बार का जो पेपर है पिछली साल से काफी अच्छा लेवल गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमने देखे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, न्यूमरस स्टेटमेंट्स आर देयर जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जिसमें आपने देखा होगा एक क्वेश्चन जो जेनेटिक्स से आया हुआ है, एंड जो थोड़ा सा हमारा दिमाग हिला देगा। सो वी हैव सीन कि उसे करने के लिए हमें लास्ट में, ऑफ कोर्स यू हैव गिवन टाइम टू दैट क्वेश्चन, लास्ट में आपने छोड़ा होगा उसको कि मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, राइट। सो हियर इज दैट क्वेश्चन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। Genes R and Y follow independent assortment. If RY produces round yellow seeds and small y produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? So ये question काफी easy है, direct NCERT से ही आया है आपका। So I hope you all have done this question correct. So when we cross round and yellow seeds with wrinkled and green seeds, right? So these are your parents. Here the gametes which are formed are capital R, capital Y, small r, small y. So in the F1 generation, what you will get? F1 generation, we have hybrid condition, capital R, capital Y, small y, right? So F1 generation में हमें round और yellow seeds ही मिलेंगे, बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा। F2 जनरेशन का हमें रेशियो बताना है। सो आई नो कि सभी को पता है कि फिनोटिपिक रेशियो हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का आता है 9:3:3:1। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 9:3:3:1। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा इजी टाइप का ही था क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, सभी ने सही किया होगा।
मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है स्टोन्स आर एनरिच्ड विद, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, जिसके ऊपर हमारा डीएनए रैप्ड होता है, राइट। क्वेश्चन पूछा है कि हिस्टोन्स किस में रिच होते हैं। यू नो दैट डीएनए इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, आवर डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, तो ये किसी पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन पे क्या है, रैप्ड है। सो हियर द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी से ही है हमारा, मॉलिक्यूलर बेसिस से। लाइसिन एंड आर्जिनिन, दैट इज योर ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओवर हियर। तो आई होप सभी ने ऑप्शन 1 ही किया है इसमें। यस, प्लीज राइट इट इन चैट बॉक्स, सभी का 1 ही है। ग्रेट, सो मूविंग अहेड, which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? This is also direct question, ये आपको 4 नंबर देके जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्टिविटी की यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, राइट। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर. How many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte? Question ये भी easy ही है. So let us see. आप लोगों को पता है कि हमारी जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिवाइड करती है, राइट? आपको पता है कि meiotic डिवीजन एक बार होंगे, लेकिन माइटोटिक डिवीजन 3 बार होते हैं. तो मेगास्पोर जो बनता है, तो चैलेजल वाला जो मेगास्पोर होता है जनरली वो फंक्शनल होता है, एंड फाइनली ये डिवाइड करता है. इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है. कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यू नो जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड होंगे, पहले 2, देन वी हैव 4, एंड फाइनली थर्ड माइटोटिक डिवीजन के बाद वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 8 न्यूक्लियस. इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और हमारा फीमेल गैमेटोफाइट रेडी हो जाएगा. सो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड. 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस. Right everyone, please let me know whether you have done this correct or not. Just give your reply in the chat box. Very nice. So moving ahead to the next question. Which of the following is an example of zygomorphic flower? Okay, so zygomorphic flower हमें यहाँ बताना है. So this is a symbol which we use for zygomorphic flower, and plus sign with circle we use for actinomorphic flower. So we know that petunia, datura and chili. Petunia, datura and chili, they have actinomorphic flower. They have actinomorphic flower, whereas the pea have zygomorphic flower. So answer here is option number 3, P. So may I know the pea belongs to which family? It belongs to the family Fabaceae. Great. Moving to the next question. Given below are 2 statements. 2 statement है यहाँ पे. Fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasp in it. क्या कह रहा है कि fig fruit जो है non-vegetarian है क्योंकि इसके अंदर fig है, fig wasp है, sorry. So fig wasp के होने की वजह से क्या हम fruit को non-vegetarian कह सकते हैं? What do you think? Of course नहीं. Right? So this statement is wrong. Second statement हमारा कहता है fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship. यहाँ तक ये statement बिल्कुल सही जा रहा है. Of course उनमें mutual relationship होती है. As fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. अब यहाँ पे ना NTA वालों ने आपको confuse कर दिया because उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया fig fruit gets pollinated by fig wasp. So this is wrong here again. Of course, fig fruit थोड़ी ना pollinate होगा. Fruit तो भाई बन गया, fertilization के बाद fruit formation होता है. लेकिन यहाँ पे fruit लिखने की वजह से ये statement भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि inflorescence pollinate होगा, not fruit. So both the statement
both statement 1 and 2 are incorrect here. So this question is medium to difficult, but जो पहला स्टेटमेंट है वो इजी टाइप का था, तो हम इसे मीडियम ही कंसीडर करेंगे. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस. स्पिंडल फाइबर का रोल क्या है? सो यू नो दैट स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं हमारे, वो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे, राइट? दे हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड डेफिनेटली सभी ने ये सही किया होगा. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टू सेपरेट द क्रोमोसोम. द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस is to separate the chromosome, right? जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर सर्जरी करने के बाद कहता है आई ट्राइड माई बेस्ट. सो आई होप आप लोग भी पेपर देने के बाद अब यही कह रहे होंगे कि आई ट्राइड माई बेस्ट. यस और नो? यस, डेफिनेटली. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ जिम्नोस्पर्म्स. सो प्लांट किंगडम से फिर से एक क्वेश्चन आ गया. अभी आपने, मैम ने आपको बताया होगा कि प्लांट किंगडम से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं हमारे नीट में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. क्या सही लगाया आप लोगों ने? मे आई नो? सीड्स आर नेकेड, राइट? सीड्स आर नेकेड, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट, बिकॉज यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो नेकेड होता है. आंसर है सीड्स आर नेकेड. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है. Seeds are enclosed in fruits. No. Seeds are absent. नहीं, ये भी गलत हो गया. Gymnosperms have flower for reproduction. No, gymnosperms do not produce flower. So I hope सभी का ये भी आंसर सही होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है. Moving ahead, अब क्वेश्चन आया है मैच टाइप का. मैच लिस्ट 1 with list 2. तो सभी को अगर एग्जाम्पल याद है, मैंने क्लास में भी आप लोगों को निमोनिक्स बताए थे कि हमें इनके एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे आपके ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और टाइडोफाइट्स हो. तो लेट अस सी. यहाँ पे टाइडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियो. अब देखो यहाँ पे ना एक ट्रिक होती है, जो भी आपको पता है सबसे पहले उसको क्या है, लाइन कर लीजिए. सो एंजियोस्पर्म हियर, अगर आपको जिम्नोस्पर्म पता है, सीधे सीधे गिंको इज अ जिम्नोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट अगर आपको पता है हमारा पॉलीट्राइकम है. ब्रायोफाइट हियर इज आवर पॉलीट्राइकम. सो बी का 3 है, बी का 3 है, तो हमारे पास B3 ये है, B3 ये है, और डी का है हमारा गिंको, डी का है हमारा गिंको, यानी कि डी का हमारा 2 है. तो आपका आंसर यहीं से निकल रहा है, मतलब आप 2 जानते हो तब भी आप आंसर अपना निकाल सकते हो. सो आंसर है हमारा 2, यानी कि टाइडोफाइट हो गया हमारा साल्विनिया, राइट, एंड हमारा एंजियोस्पर्म हो गया साल्विया. Moving ahead, who proposed that the genetic code for amino acid should be made up of 3 nucleotides? 3 nucleotides से बना हुआ है हमारा जेनेटिक कोड. ये किसने बताया है? Of course, जॉर्ज गैमो ने बताया है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है आपका. Moving to the next question. हाँ, so जेनेटिक कोड से हमारा ये क्वेश्चन है, तो जॉर्ज गैमो इज द आंसर. आई होप सभी ने ये सही दिया है, राइट? ऑल राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं. जस्ट वेट, लेट मी चेक. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बॉटनी में आया है, दैट इज ऑल्सो ऑफ मैचेड टाइप. तो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये तो वही है. Who proposed that the genetic code for amino acid should be made of 3 nucleotides? Again the same question. I repeated, it's mistake, right? It is George Gamow, right? अब आता है मैचेड टाइप का क्वेश्चन. इसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2 आपको दी हुई है. ऑफ कोर्स द इविल क्वार्टेट, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. सो इविल क्वार्टेट जो है हम यूज करते हैं किसके लिए? जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस पहुंचा रहे हैं. 4 इविल क्वार्टेट हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट? सो इविल क्वार्टेट हमारे हो गए कॉजेज बायोडाइवर्सिटी लॉस. एक्स टू कंजर्वेशन, यानी कि हम कंजर्वेशन नेचुरल एनवायरमेंट में नहीं कर रहे हैं. सो हियर क्रायोप्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन. अब आता है लैंटाना कैमारा. लैंटाना कैमारा इज अ एलियन स्पीशीज जो
डिस्ट्रॉय करती है, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है. सो लैंटाना कैमारा इज योर एलियन स्पीशीज इन्वेजन. एंड हमारी जो डोडो बर्ड है, ऑफ कोर्स आप सभी को पता है कि ये हमारी अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ओके, सो डोडो इज एक्सटिंक्ट, दैट इज ऑप्शन इज 4. सो ए का बनता है हमारा 3, तो सभी में 3 दिया हुआ है. सी का है सेकेंड, एंड डी का है 4. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राइट. सो सभी ने ये भी ठीक करा होगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर सभी को इविल क्वार्टर, एक्सिटू और लेंटाना और डोडो के बारे में पता है तो आई होप सभी ने ये भी ठीक किया होगा. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बॉटनी में वो है हमारा ब्रायोफाइट से. इन ब्रायोफाइट्स द जेमे हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये आपको पता है मार्केंशिया में स्पेशली लिवर्वर्ट्स जो होते हैं हमारे, उनमें जेमा कप्स होते हैं, राइट. देयर आर जेमा कप्स. व्हाट आर जेमा कप्स? जेमा कप्स जो होते हैं दे आर एसेक्सुअल ग्रीन कलर बर्ड्स. एसेक्सुअल ग्रीन कलर बर्ड्स. ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा इन ब्रायोफाइट द जेमे हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग. किसमें हेल्प करते हैं जेमे? जेमे हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जेमे कप्स किसमें हेल्प करेंगे? जेमे बर्ड्स दे हेल्प्स इन asexual reproduction. Moving to the next question. In ecosystem there is unidirectional flow of energy of sun from producers to consumers. The statement is correct here, right? What do you think? Is this correct? Right, it is correct. In ecosystem there is a unidirectional flow of energy from sun to producers, और producer से फिर वो energy जाती है consumers में. Moving to the next statement. Ecosystems are exempted फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या लगता है आपको कि इकोसिस्टम एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नो, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सो स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पे सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया. सो आंसर है हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो लेवल, आप लोग क्या लगता है लेवल कैसा है पेपर का? I want the answer from you. Yes, exactly. तो अभी तक आप देख रहे हो, of course कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इजी टाइप के हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हमने देखे वो स्टेटमेंट वाले हैं, असर्शन रीजन है, और उसमें हमें ऑफ कोर्स दे आर चैलेंजिंग, हमें सोचना पड़ रहा है. ऐसा नहीं है कि हमने बस स्टेटमेंट पढ़ा और हमारा आंसर मिल गया, नहीं, हमें बार बार स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ा और फिर हमारा जाके आंसर मिला है. ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement about Rubisco is true? Right, Rubisco is an enzyme. So can you see C and O here? Right, it is having carboxylation and oxygenation both properties. इसके पास दोनों की बाइंडिंग साइट्स है, एक्टिव साइट्स है इसके पास. बट खेल किसका है? जो ज्यादा होगा, राइट, जो भी ज्यादा होगा. It has it catalyzes the carboxylation of RuBP. It catalyzes the carboxylation of RuBP. Carboxylation means what? Carboxylation is the addition of carbon dioxide. So CO2 का addition is carboxylation. Fine. So ये भी आप लोगों ने सही किया होगा, I hope so. Yes. क्या लगता है? So we can see here 11 से 44% हमारा 11 से क्वेश्चंस आए हैं एंड 12 से हमारे 55% आए हैं. और इस बार क्या हुआ है, बायोलॉजी मिक्स आई है, क्योंकि हमने देखा बॉटनी में ज़ूलॉजी के क्वेश्चन थे और ज़ूलॉजी पार्ट में बॉटनी के क्वेश्चन थे. तो एंटायर बायोलॉजी इज मिक्स्ड दिस ईयर. ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Read the following statement on plant growth and development. So plant growth and development में ये क्वेश्चन आया है PGR से हमारा. Let us see one by one. ये भी you can see काफी सारे स्टेटमेंट हैं, तो ऑफ कोर्स हमें सारे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने होंगे.
सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, राइट। ये स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी में है, तो इसमें आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। पीजीआर जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन, मतलब प्रमोट भी करते हैं ग्रोथ को और इनहिबिट भी करते हैं। सो वी नो दैट इथाइलिन हम दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड हमारा बेसिकली इनहिबिटर होता है। सो दोनों ही कैटेगरी हैं, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ट्रू। सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू राइट डाउन योर एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है आपको कितना आप डिजर्व करते हैं और कितने आपके आंसर अभी आप देख रहे होंगे, लगाते जा रहे हो, तो कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। यू कैन प्लीज राइट डाउन अपने अपने जो भी आपके करेक्टर्स में 4 मार्क्स लिखते जाइए और मल्टीप्लाई करके प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि आप क्या डिजर्व कर रहे हैं, कितना मार्क्स। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन जरूरी है रीडिफरेंशिएशन के लिए। यस, प्री रिक्विजिट है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं, यस जरूरत है। सो दिस इज आल्सो ट्रू। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। क्या लगता है एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है? ये क्या लगाया होगा, ये तो फॉल्स ही है। नो, इट इज अ इनहिबिटर। एपिकल डोमिनेंस promotes the growth of lateral buds। एपिकल डोमिनेंस हमारा ऑक्सिन हार्मोन शो करता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि एपिकल डोमिनेंस क्या लेटरल बड की ग्रोथ प्रमोट करेगा? सो ऑफ कोर्स नहीं करेगा, दिस इज आल्सो फॉल्स। सो हियर योर स्टेटमेंट ए बी सी एंड ट्रू, चूज द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ऑफ कोर्स पूरा टाइम देना पड़ता है, हमें सारे ऑप्शंस ठीक से रीड आउट करने पड़ते हैं। सो लेट अस सी, द आंसर इज 1 हियर, क्योंकि ए बी सी ही हमारे करेक्ट हैं और करेक्ट ही पूछे हैं। कई बार यहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कभी कभी इनकरेक्ट लिख दिया जाता है, इसीलिए हमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है ये ध्यान से पढ़ना होगा। Okay, so which factor is important for the termination of transcription, right? Transcription के termination के लिए, of course, we know that there are 2 factors which basically involve here. They are the sigma and rho. Sigma and rho. तो sigma क्या करता है? Sigma start करेगा, है ना? स्टिग्मा प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और रो जो है हमारा टर्मिनेट करेगा। सो टर्मिनेट पूछा है, सो ऑफ कोर्स हमारा रो फैक्टर हेल्प्स इन द termination process. Moving to the next question now. Which of the following microbes is not involved in the preparation of household products? अब इसमें फिर से ध्यान देना होगा कि इसमें not कहा गया है, right? कौन सा involve नहीं है? So let us see one by one. Aspergillus niger, lactobacillus आप कर्ड मेकिंग के लिए यूज करते हैं, yes or no? Saccharomyces cerevisiae also we use in bread making, ठीक है? Propionibacterium sharmani we use in cheese, making cheese, fine. अब आता है Aspergillus niger and Trichoderma polysporum, ये हमारे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, which of the following microbe is not used, right? Not. So आंसर हमारा हो गया A और हमारा दूसरा हो गया ऑप्शन C. So A and C only. Answer is option number 2. A and C is your correct. Okay, so moving to the next question. तो next question डायरेक्टली आपका पूछा गया है इक्वेशन से, Wohlhull's per logistic growth of the population. तो dn upon dt equals to iron k minus n upon k. What is k here? k क्या है यहाँ पे? k है हमारी carrying capacity. What is k here? It is carrying capacity. So ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन था, अगर आपको इक्वेशन याद है तो आपको ये 4 मार्क्स देके जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। लेट अस सी क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा है कि with the help of given pedigree find out the probability for the birth of the child having no disease and being a carrier। क्या है इसमें कि उसमें डिजीज भी नहीं है और वो कैरियर भी है, राइट? कैरियर भी होना चाहिए और उसमें डिजीज भी नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स द कैरियर है तो उसमें डिजीज नहीं होगा। ओके, सो लेट अस सी, हमें F3 जनरेशन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो जब हम इस पेडिग्री को देखते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या दिखता है कि फीमेल है अफेक्टेड, है ना, फीमेल है अफेक्टेड।
फिर नेक्स्ट जनरेशन में कोई मेल चाइल्ड हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जो फीमेल है ऑफकोर्स वो कैरियर दिखाई हुई है, दे आर द कैरियर्स। और उसके बाद की जब हम जनरेशन देख रहे हैं तो उसमें हमारा मेल अफेक्टेड दिखाया है। तो यहाँ पे जिगजैग इनहेरिटेंस आपको दिख रहा होगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये जो डिसऑर्डर है दैट इज दी एक्स लिंक्ड, इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे जो फीमेल अफेक्टेड है तो ऑफ कोर्स इस पे कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी एक्सी, एक्सी मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेल नॉर्मल दिखाया है सो ऑफ कोर्स एक्स वाई होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, ये हमारी दोनों कैरियर दिखाई हैं, सो ऑफ कोर्स एक्सी एक्स, एक्सी एक्स, राइट, दे आर कैरियर बट दे आर नॉट हैविंग द डिजीज। नेक्स्ट में देखेंगे, अब ये मेल अफेक्टेड है तो ऑफ कोर्स एक्स सी वाई कंडीशन है और यहाँ पे है एक्स सी एक्स। अब आप इसका जब पेडिग्री चार्ट बना के देखेंगे सो यू विल सी 1/4 will be the correct answer, 1/4 will be your answer, 1/4 offsprings they are the carrier and they transfer the disease to the next generation but they are not having the disease. So here answer is 1/4. Moving to the next question, let me check. तो सभी का ये जो क्वेश्चन था थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, जल्दी से मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या लगाया है। प्लीज राइट इट इन चैट बॉक्स व्हाट यू हैव रिटन। ओके, सो जेनेटिक्स से जो भी क्वेश्चन इस बार आए हैं बेसिकली थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा उनमें ध्यान देना हो रहा होगा और आपने उनमें टाइम भी लगाया होगा। यस और नो, डू यू एग्री विद दिस? Yes, right. Moving to the next question now. Let me check. अभी botany part मुझे दिख रहा है. Let me see. Okay, so meanwhile जब तक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, let's sort it out. उससे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का फिजिक्स पार्ट कैसा रहा। Yes, फिजिक्स अभी सर हमारे डिस्कस करेंगे उस पेपर को, बट आई वॉन्ट बिफोर दैट कि आप लोग मुझे बताएं कि फिजिक्स पार्ट कैसा था, टफ था, आपको इजी लगा या मॉडरेट लगा।